welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मैं ये बात नहीं मानता कि अंतर्राष्ट्रीय खतरा था हमारे चुनावों को लेकर, उसको हमने ठीक से उसको डिसाइफर नहीं किया या उसको टैकल नहीं किया। जिस तरह के खतरे थे, मैं जो लीडरशिप है या जो हमारा सिक्योरिटी अपरेटस है, मैं उनको फुल मार्क्स देता हूँ। और फुल मार्क्स इसलिए देता हूँ कि जो 2004 से ये विदेशी महिला के नीचे जो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये देश को डिस्टेबलाइज करके रूल करने का, वो हर वर्ष उसकी जो एक्सेलरेट कर रहा था वो। She was this time she was firing on all cylinders, but it had started from 2004. 2004 के बाद से ही इस विदेशी महिला ने तमाम जगहों पे इसने धमाके करवाए। आपको याद है, और बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता, दिल्ली, जयपुर, अयोध्या, वाराणसी, मतलब कोई, मुंबई, हैदराबाद, सभी जगह पे हुए थे, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से 2008 आते आते तक 26/11 करवाया जाए और उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट को हिंदू हैंडीवर्क दिखा के फिर 26/11 को हिंदू टेरर बनाया जाए और उसके बाद पूरे देश के हिंदूज को डिमोरलाइज किया जाए और डिमोरलाइज करने के बाद से हमेशा के लिए इस पर रूल किया जाए। आरएसएस को बैन किया जाए, बीजेपी को बैन किया जाए। इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए इस पूरे मामले में। अगर संदेह है तो फिर राहुल गांधी से आखिर ये सवाल ये सब क्यों नहीं पूछते कुछ लोग कि भाई आपने क्यों बोला था अमेरिकन एम्बेसडर को कि हिंदू टेरर इज द बिगेस्ट थ्रेट। जी हाँ, बिल्कुल ये बात की थी उन्होंने। क्यों नहीं कोई पूछता है? पता नहीं सैफरन टेरर का आविष्कार किया था इन लोगों ने। पूरे चुनाव में ये इस बात की चर्चा नहीं हुई। पूरे चुनाव में किसी ने ये नहीं पूछा कि ये बता कि का तूने, तेरी और तेरी माता ने वो क्या एमओयू में साइन किया हुआ है। ये सब चीजें तो कुछ उठा ही नहीं। अब हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा इस बार, तो पहला सवाल इनसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि आपने किए सवाल जिस फोर्सफुलनेस के साथ ये सवाल पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछा गया है। अब मैं इसके बारे में नहीं जानता कि क्या ये है। और इसका अब देखिए, मैं ये आपको कह रहा हूं कि शुरू से इस विदेशी महिला का जो उद्देश्य रहा है वो है कि भारत में राष्ट्र की भावना को ध्वस्त करो। अगर भारत में राष्ट्र की भावना होगी तो वो कभी इलेक्टोरल नहीं जीत सकती है। वो भारत देश को चाहती है ताकि उसका पैसा लूटा सके, ताकि उस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया जा सके। इसलिए उसने ये उसकी पूरी जो उसकी सोच है कि अगर बेटा नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना, तो भारत की धरती, मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी बोझ है। और मैंने जैसा कहा कि इंडिया को भारत नहीं बनने देना है और इंडिया पर एंटी नेशनल्स का गठजोड़ बनाना है। तो इसलिए उसने ये जो आपका राहुल गांधी है, इसीलिए बाहर जाके वो ये तमाम बातें करता था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। व्हाट अ स्टेटमेंट टू मेक। इसको भी जोर शोर से मुझे ये बताएं, एक जैसे वैसे हम पहले इसके बात कर चुके हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार मुझे लगता है रिमाइंड करने की आवश्यकता है। ये बताएं कि ये जो राहुल गांधी लगातार अपना जो एजेंडा चला रहे थे और बार बार विदेश जा रहे थे, तो इनके मुख्य बैकर्स कौन थे? क्योंकि हमने देखा कि इनके लिए पूरा का पूरा सोशल मीडिया बाहर से मैनेज किया गया, लोगों की रीच बढ़ाई गई, कुछ की घटाई गई, और ये जो नैरेटिव्स कैसे बनाने हैं, कास्ट फॉल्ट लाइंस क्या करनी है, ये सारा का सारा कई लोग जो थे, जिसमें एक फ्रेंच मैन है क्रिस्टोफ जेफरलॉ करके, वो इनका मुख्य सलाहकार था। और क्रिस्टोफ जेफरलॉ के तत्वावधान में पूरा जो नैरेटिव मेकिंग विंग था वो काम कर रहा था। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही ओमिदयार जो है वो भारत छोड़ के जा चुका है। क्या बाकी लोग भी पैकअप करने के और अग्रसर हैं, या कि ये और ज्यादा एग्रेशन बढ़ाएंगे? नहीं, आप ही लोगों से सुनने को मिल रहा है। मैं आपका प्रोग्राम बड़ा इंटेंटली वॉच करता हूँ। आप ही लोग से ये सुनने को मिल रहा है कि वो पैकअप करने वाला है। ऐसे भी वो जॉर्ज सोरोस ओमिदयार तो कर गया और गिवन द एज ऑफ सोरोस वो दुनिया से ही पैकअप कर जाएगा कुछ दिन में। ठीक है ना? तो उस हिसाब से
लेकिन लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरुआत हुई है और किस तरह से इसने इसका जो स्कोप है और इसका इंटेंसिटी वो बढ़ता गया है, ये जानना आपके दर्शकों को बहुत जरूरी है। और एक इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इस इलेक्शन में के कई पहलू हैं। ये सबको मालूम है कि यूपी की एक निर्णायक भूमिका होती है। अगर यूपी में 300 पार करना था तो इसकी एक बहुत निर्णायक इसका रोल था। और दूसरा पहलू आपने देखा होगा कि मोदी साहब ने दूसरे फेज तक के बाद से ही इन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ इंटरव्यू दिए। ही गेव अबाउट 70 इंटरव्यूज और हर इंटरव्यू में 80 प्लस 80 प्लस ओके 80 प्लस लास्ट काउंट और छोटे उन्होंने मोटे मिला के 88 बनता है शायद। 88 सर। अब इसका इसका कारण क्या है? ये समझने वाली बात है। ये तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। और उन्होंने हर इंटरव्यू में उन्होंने विदेशी दखलंदाजी, फॉरेन इंटरफेरेंस और अर्बन नक्सल्स की बात की। फॉरेन इंटरफेरेंस आपको सब मालूम है, पुतिन ने खुद बोला कि अमेरिका यहाँ पर हमारे यहाँ इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद ये उन्होंने अर्बन नक्सल्स की बात की। तो अर्बन नक्सल्स में वो उसके बाद जो राहुल गांधी के जो पूरे बयान थे, उसके पहले केजरीवाल के और बाकी जो पूरा ये इकोसिस्टम है, वो सारे अर्बन नक्सल्स के बारे में मतलब वो की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए दीक्षित साहब, ऐसा है कि ये चुनाव अमेरिका के लिए ये डू और डाई था, क्योंकि आपको मालूम है कि उनकी उनकी प्रभुता के पर सवाल था। आज ही आपने किसी प्रोग्राम में डी डॉलराइजेशन की बात की। जी हाँ। और हमने जो ये इतना बोल्ड स्टेप लिया, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर में हमने रशियंस का साइड लिया, दो वी से दैट वी आर न्यूट्रल एंड हम चाहते हैं कि इसका हल निकले, समाधान निकले, लेकिन हमने बिल्कुल प्रो रशिया हमने स्टैंड अडॉप्ट किया। और ये रशिया से ऑयल का मामला हुआ, पुतिन को सपोर्ट का मामला हुआ, चाबहार का मामला हुआ, आर्म्स लॉबी का मामला हुआ। और ये बता दूं आपको, ये आर्म्स लॉबी का जो इसको यूं ही मत लीजिएगा। ये आर्म्स लॉबी हमारे यहाँ एक फौज में चंडीगढ़ लॉबी है, समझे कि नहीं? वो आज अच्छा, इतने मतलब इतना डर्ट फैला रहे हैं एवरी डे। ये इतने मोटे मोटे ओआरओपी खाने वाले लोग एवरी डे आज जानते हैं कुछ न कुछ ये बदबू फैला रहे हैं।